हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। मैं आज आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले रीट प्री एग्ज़ाम 2025 में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। न कि केवल रीट एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। तो आप लोग अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है? ग्रेनाइट शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए जयपुर, बी ऑप्शन अलवर, सी ऑप्शन भरतपुर, डी ऑप्शन है जालोर। दोस्तों, ग्रेनाइट शहर किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट शहर, तो ग्रेनाइट शहर कहा जाएगा आपके जालोर को ग्रेनाइट शहर के नाम से जाना जाता है। जालोर ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि राजस्थान की चित्रशैली से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने की आजकल तरीका चेंज हो चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, किसी चित्रशैली की विशेषता दे दी जाती है और उसके बारे में एक या दो विशेषता देकर पूछता है कि यह विशेषता किस चित्रशैली की है। अब यहाँ पर दे दिया उसने कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली की विशेषता है। तो पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य किस चित्रशैली के अंदर दिखाए गए हैं? ऑप्शन ए मारवाड़ शैली, बी ऑप्शन मेवाड़ शैली, सी बूंदी शैली, डी ऑप्शन है कोटा शैली। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी शैली, जो कि पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। जबकि कोटा शैली शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली है। राव उमेद सिंह के शासनकाल में शिकार के चित्र कोटा शैली में बनाए गए और मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका जोधपुर मारवाड़ का उत्तराध्ययन सूत्र प्रमुख चित्र हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि अभी पशु परिचर में क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र कला का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका आंसर था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जनजातियों से क्वेश्चन है कि भीलों के कमरे के बाहर बने बरामदे को क्या कहा जाता है? बरामदा या जो गैलरी बनी होती है कमरों के सामने, कमरों के जस्ट बाहर, तो भील जनजाति के लोग उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए टापरा, बी ऑप्शन छापरी, सी पाल, डी ऑप्शन है यहाँ पर डहेलिया। तो उसको डहलिया या डलिया के नाम से जाना जाता है, जो भील जनजाति में हो घर के बाहर बरामदा बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एक तो आप लोगों को सन याद होना चाहिए, क्योंकि प्रजामंडल से सन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो कि करौली प्रजामंडल की स्थापना तो 1938 में हुई थी, लेकिन स्थापनाकर्ता या संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मीठालाल व्यास, बी ऑप्शन त्रिलोक चंद्र माथुर, सी ऑप्शन ए कांतिलाल चौतानी, डी ऑप्शन भोगीलाल पांड्या। यहाँ पर मीठालाल व्यास हैं, ये जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों। जबकि बांसवाड़ा किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौतानी, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं।
जिन्होंने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जबकि करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा 1938 में की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पशु परिचर में पूछा गया है। 2 तारीख को इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि जो लोकनाट्य चार भेद कला, चार भेद शैली है, निम्न में से किस स्थान की प्रसिद्ध कला है। सेम यही लैंग्वेज थी क्वेश्चन की कि चार भेद कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को आसानी से आंसर कर देना चाहिए। तो आशा करता हूँ सभी लोगों के पशु परिचर के एग्जाम में क्वेश्चन सही गया होगा। ऑप्शन ए है कोटा, बी ऑप्शन सवाई माधोपुर, सी है टोंक, डी ऑप्शन है जैसलमेर। चार भेद जो नौटंकी लोकनाट्य कला है, ये आपके टोंक जिले की प्रसिद्ध कला है। चार भेद कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। केराडू का सोमेश्वर मंदिर निम्न में से किस शैली से संबंधित है। सेम ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है दोस्तों, और आने वाले समय में भी पूछा जाता रहेगा। न केवल सेकंड ग्रेड बल्कि रीट, पटवार, एलडीसी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी मंदिर का नाम दे सकता है और उससे संबंधित शैली पूछ सकता है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर कौन सी शैली से रिलेटेड है। ऑप्शन ए महामारू शैली, बी ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार शैली, सी ऑप्शन नागर शैली, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सभी मंदिरों की जो शैली याद होनी चाहिए कि इस शैली के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो न कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर, बल्कि सभी मंदिरों के से संबंधित शैली आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों, आसानी से सही कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जामर कोटड़ा निम्न में से किसके लिए जाना जाता है। जामर कोटड़ा एक खान है, उदयपुर में है। तो किस खनिज के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है जामर कोटड़ा को। ऑप्शन ए है रॉक फास्फेट, बी ऑप्शन है आपके पास जिप्सम, सी ऑप्शन अब्रक, डी ऑप्शन है पेल्सपार। यहाँ पर जो जामर कोटड़ा है, ये आपके ए ऑप्शन सही जवाब। रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है जामर कोटड़ा, उदयपुर में रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती हैं। और ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया था पटवार 2017 में पूछा गया है दोस्तों। सेम हूबहू यही क्वेश्चन था कि उदयशाही, खंजरशाही और अमरशाही क्या है। इसी प्रकार से पूछा था उसने, क्यों कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। तो ये किसके प्रकार हैं। ऑप्शन ए राजस्थान के आभूषण, बी ऑप्शन राजस्थान की बोलियां, सी ऑप्शन है राजस्थान की पगड़ियों की शैली, डी ऑप्शन है सिक्कों के प्रकार। दोस्तों ऑप्शन भी यही थे और क्वेश्चन भी यही था। तो आप लोग जल्दी से चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आप मेरा मनोबल बढ़ाइए और आपका भी जोश और जुनून के साथ क्लास देखते रहिए और आने वाले 2025 में सरकारी नौकरी का ठप्पा लगा दीजिए दोस्तों। और अपने घर परिवार के सदस्यों को घुमाने ले जाइए 4 व्हीलर में, और आप और अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए दोस्तों। तो पूछा जा रहा है उदयशाही, खंजरशाही और अमरशाही क्या है। तो ये हैं दोस्तों सिक्कों के प्रकार नहीं, राजस्थान की पगड़ियों की शैली। पगड़ियों की शैली है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सभी को याद है, बीएसटीसी पीटीटी में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन उसने डेट पूछ ली कि राजस्थान बड़ा तो है, लेकिन किस दिन से सबसे बड़ा राज्य बना है राजस्थान। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है, आप लोगों को आसानी से याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना। ऑप्शन ए 18 अप्रैल 2004, बी ऑप्शन 1 नवंबर 2000, सी ऑप्शन है 18 मार्च 1957, डी ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 1 नवंबर 1956। तो सर इस दिन क्यों बना सबसे बड़ा, मैं आपको बताऊं कि जो एमपी है अर्थात मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था दोस्तों। छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से निकलकर। ये 25 तो पहले थे, 26वां राज्य बना था। तो इसी दिन से राजस्थान सबसे बड़ा, नहीं तो पहले एमपी सबसे बड़ा था, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ निकाल दिया तो एमपी वाला एरिया छोटा हो गया। इसी दिन से 1 नवंबर सन 2000 के दिन ये बना था, और इसी दिन से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान माना जाने लगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मोहनत नैणसी महान कवि रहे हैं, तो इनका जन्म स्थान कौन सा है। आपको जन्म स्थान बताना है मोहनत नैणसी जी का। ऑप्शन ए है सांचौर, बी ऑप्शन जादपुर, सी ऑप्शन फलोदी, डी ऑप्शन है बीकानेर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जोधपुर जिले से संबंध है मोहनत नैणसी जी का, जो कि महाराजा जसवंत सिंह के महान दरबारी कवियों में से एक है। अगले क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अभ्यारण्य वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर मतलब भालू संरक्षण सेंटर केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है भालू के लिए। यहाँ पर ऑप्शन ए है नाहरगढ़, बी ऑप्शन है भरतपुर, सी ऑप्शन सज्जनगढ़, डी ऑप्शन है रणथंभौर। तो सज्जनगढ़ है आपके उदयपुर में, जबकि भरतपुर में केवलादेव, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है ही सही। तो इसका सही जवाब जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर में, उसको बियर रेस्क्यू सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भांकड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन आजकल पूछने का ट्रेंड कैसा है। भांकड़ा नागल परियोजना से कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सर, किस में पूछा गया, अब भी पूछा गया, पशु परिचर के एग्जाम में पूछा गया था 1 तारीख वाले, या शायद मॉर्निंग या इवनिंग का शिफ्ट था, लेकिन 1 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया कि भांकड़ा नागल परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो आपका राइट आंसर था यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये थे भांकड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित। अब यहाँ पर पूछ लिया उसने कि भांकड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले को होती है। राजस्थान में होती है सिंचाई, लेकिन सर्वाधिक कौन से जिले को। ऑप्शन ए श्री गंगानगर, जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर। तो यहाँ पर तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा साथियों, क्योंकि पंजाब हरियाणा से लगती हैं, तो श्री गंगानगर से सर्वाधिक श्री गंगानगर को लाभान्वित अर्थात सर्वाधिक सिंचाई मिलती है श्री गंगानगर जिले को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ये है आपका प्यारा सा राजस्थान। अब ये है उत्तर, ये है इसका दक्षिण भाग, ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग है साथियों। तो आप लोगों को बताऊं
कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की है 869 किलोमीटर, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 43 किलोमीटर का। ये सामान्य नॉर्मल फैक्ट है, आप लोगों को याद होने चाहिए, आसान फैक्ट है, इनमें कोई दिक्कत है नहीं है दोस्तों। एक विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है, एक की 850 किलोमीटर है। ये भी आप लोगों को याद होगा, 66 किलोमीटर का अंतर है दोनों विकर्णों की लंबाई में। अब यहाँ पूछा है उसने, इस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। इस सबको पता है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये बात बता दूं मैं आपको, यहाँ तक फैला हुआ है आपका जैसलमेर, तो 69 डिग्री और 30 69 के बाद 70 डिग्री भी यहीं से गुजर रही है दोस्तों, क्योंकि 78 डिग्री 17 मिनट पर तो धौलपुर स्थित है। अब उसने पूछ रहा है 70 डिग्री देशांतर रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर से गुजर रही है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान होना चाहिए। अब वो पूछ लेगा कि 78 डिग्री 17 मिनट अर्थात 78 डिग्री से 78 डिग्री देशांतर कौन से जिले से गुजरती है, तो आपका आंसर होना चाहिए धौलपुर जिला, क्योंकि अंतिम है तो वही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन से राजा ने भाग लिया था। ऑप्शन ए है गोपाल सिंह, बी ऑप्शन गंगा सिंह, सी ऑप्शन है भोपाल सिंह, डी ऑप्शन है आपके पास मान सिंह। सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर के जो महाराजा हैं गंगा सिंह, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया था दोस्तों, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। पक्षियों का संरक्षण कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। ऑप्शन ए केवलादेव, बी ऑप्शन बंदबरेटा, सी ऑप्शन रणथंभौर, डी ऑप्शन है नाहरगढ़। केवलादेव है आपके भरतपुर में है दोस्तों, जबकि बंदबारेटा भी भरतपुर में है, भरतपुर में है। रणथंभौर है आपके सवाई माधोपुर में, जबकि नाहरगढ़ है आपके जयपुर में है साथियों। अब उसने पूछा है कि पक्षियों का संरक्षण, तो पक्षियों का संरक्षण पक्षियों की शरण स्थली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन जल विद्युत परियोजना से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस प्रकार से अभी पशु परीक्षण में हर पारी में जल विद्युत परियोजना से पूछा गया था, ये पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का। तो पूछ लिया उसने कि राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है। राजस्थान राज्य को कौन सी जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत मिलती है। ऑप्शन ए है व्यास, बी ऑप्शन चंबल, सी है माही, डी ऑप्शन है भाखड़ा परियोजना। यहाँ पर आपका सही जवाब जो व्यास परियोजना है उसके द्वारा सर्वाधिक व्यास नदी पर जो बनी हुई है परियोजना, व्यास परियोजना के द्वारा सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त होती है कौन से राज्य को, राजस्थान को व्यास नदी पर बनी हुई व्यास परियोजना से जल विद्युत परियोजना से। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, उपाधि दे दी या उपनाम दे दिया मान लो आप। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है। ऑप्शन ए राणा कुंभा, बी ऑप्शन रावचंद्र सेन, सी है महाराणा प्रताप, डी है राजा भारमल। यहाँ पर हैं जो रावचंद्र सेन है, इसको मारवाड़ का प्रताप
या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है दोस्तों। जबकि महाराणा प्रताप तो हैं ही सही मेवाड़ केसरी और राजा भारमल आमेर के राजा हैं। जबकि अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा को दी गई एक उपनाम है राणा कुंभा का, क्योंकि संगीताचार्य संगीत गुरु भी संगीत के ज्ञाता भी थे और इसीलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना गया। हाल गुरु, सेल गुरु, चाप गुरु, राणे राय, राय रायण आदि उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति कौन सी है जो अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करते? घरों के दरवाजे ही बंद नहीं करते, कौन सी जनजाति हैं? तो ऑप्शन ए भील, मीणा, कंजर, डामोर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है कंजर। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है। जो भी भाई लोग बहन हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन अर्थात आदिम जनजाति पूछ रही है इसने। जनजातियों वाला टॉपिक आपके सिलेबस में तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। अब सबसे प्राचीन भील, मीणा, सहरिया, गरासिया। यहाँ पर तो सही जवाब है भील। भील सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों। भी मीणा जो जनजाति हैं तो मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है दोस्तों, और भीलों के मुखिया को गमेती के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो मैं ऑप्शन के बारे में डिटेल बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ से यूँ मान लो आप कंसेप्ट छुपे रहते हैं। अब भीलों के मुखिया तो गमेती, मीणा के मुखिया को यहाँ पर कहा जाता है पटेल। ये दोनों क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। अब आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया मेले और त्योहारों के टॉपिक से। तो मैं जब भी क्लास लेकर आता हूँ तो अपनी यही खासियत रहती है, हर क्लास में लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जाती है जितना हो सके। तो आप लोग बिल्कुल कतई फिक्र ना करें, ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन कैसे लाने हैं। बस आपका काम है पढ़ना और क्वेश्चंस का आंसर देना। आंसर ज़रूर दे जिनको भी आंसर आ रहा है, और क्लास में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करे, एक्टिव रहे और अच्छी तरह से क्लास को देखिए। अब पूछा है इसने कि कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बी ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सी ऑप्शन आषाढ़ शुक्ल तृतीया, डी ऑप्शन है श्रावण शुक्ल तृतीया। अब दोस्तों कजली तीज पूछे, सातुड़ी तीज पूछे, बड़ी तीज पूछे या बूढ़ी तीज पूछे, बात एक ही है, ये सब एक ही तीज के नाम है। अब आप लोगों को बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या है। कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज। ये हैं प्रसिद्ध हैं, बूंदी की प्रसिद्ध हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊं, बूंदी में इसका बहुत अच्छा मेला लगता है। कजली तीज जो प्रसिद्ध है बूंदी जिले की, मेवाड़ की हाड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले में प्रसिद्ध मेला लगता है। इसका सही आंसर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि आषाढ़ शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज मनाई जाती हैं, जिसे छोटी तीज के नाम से जाना जाता है। श्रावणी तीज या छोटी तीज इस दिन श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाते हैं साथियों। थैंक यू।